तो चलिए दोस्तों, जैसा कि हम जो है भारत का आकार और स्थिति इस चैप्टर को पढ़ रहे थे और जो कल का वीडियो था इसमें हमने ये जाना कि जो हमारी पृथ्वी है ये गोल है। तो गोल क्यों है, गोल होने के लिए कौन कौन से प्रमाण दिए गए, क्या साक्ष्य थे, उन सभी विषयों पर हमने कल चर्चा किया था। इसके साथ कल हमने ये भी देखा कि जो पृथ्वी है हमारी वो पूरा इस तरह से सीधी ना होते हुए वह 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो झुकी हुई क्यों है इसको भी हमने देखा। साथ ही साथ जो हमारी पृथ्वी जो पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है यानी घूर्णन करती है, अपने अक्ष पर ऐसे घूमती रहती है, इसको भी जाना कि पृथ्वी घूमती क्यों है। फिर हमने ये जाना कि जो पृथ्वी है ये पूरी तरह से गोल ना होते हुए ध्रुवों पर क्या है, ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी है और बीच में उभरे हुए हैं, जिसको भू आप कहा जाता है अंग्रेजी में जियोइड। तो हमने ये भी जाना कि जो पृथ्वी है आखिर ये ध्रुवों पर चपटी और बीच में उभरी हुई क्यों है, इसको भी हमने जाना। और इसके साथ साथ दो तीन चीजों की ये भी जाना कि ये जो चंद्रमा है ये पृथ्वी पर गिरता क्यों नहीं है, यह जो पृथ्वी है वो सूर्य की चक्कर क्यों लगाती है। इन सभी चीज़ों को कल के वीडियो में हमने जान लिया। मैं उम्मीद करूंगा कि कल का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा और आपको चीज़ें समझ में आई होगी। आज का जो वीडियो है हम दो तीन चीज़ों पर बात करेंगे। बात तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों पर करना है, लेकिन मुख्य रूप से जो एनसीईआरटी का जो सिलेबस है, जो चैप्टर है, हमको इन्हीं चीज़ों के इर्द गिर्द रहना है। हमको बहुत ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें नहीं पढ़ना है, इधर उधर चीज़ें को नहीं भागना है। ये जो चैप्टर है आपका मात्र 1.5 से 2 पेज का है, ठीक है। तो आज का इस क्लास में हम जो है अक्षांशों के बारे में पढ़ेंगे, अक्षांश के बारे में पढ़ेंगे, देशांतर के बारे में पढ़ेंगे। और आप घबराइएगा मत, देखिए मैं हर बच्चे को साथ लेकर चलता हूँ। जो बच्चा एकदम जीरो है, जिसको कुछ नहीं आता भूगोल में, वो भूगोल में एकदम गोल है, गोल मोटोल है, उसको कुछ नहीं आता, उसको एक बेसिक बच्चे को भी मेरे साथ लेकर चलता हूँ। और वो बच्चे जिनको पहले से आता है तो मैं कहूँगा थोड़ा सा सहयोग दें, थोड़ा सा हमारे साथ कॉपरेट करें। और मैं उन बच्चों का भी विशेष रूप से ध्यान देता हूँ जिनको मालूम है अक्षांश ये होता है, हाँ देशांतर ये होता है, फिर विषुववृत्त ये होता है, उनको पहले से मालूम है। लेकिन उनके लिए भी मैं कुछ ऐसे फैक्चुअल चीज़ें लाता हूँ, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट की चीज़ें लाता हूँ जो शायद उन बच्चों को नहीं मालूम। जैसा कल का जो मेरा वीडियो था, मैंने ये बताया कि पृथ्वी गोल है, गोल होने क्या क्या प्रमाण थे, और ये भी बताया कि जो पृथ्वी है वो ध्रुवों पर चपटी है। बहुत सारे बच्चों को मालूम था, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करके कहा ये तो हमको मालूम है, लेकिन उससे संबंधित मैंने कॉन्सेप्ट को भी बताया कि पृथ्वी जो है घूमती क्यों है, पृथ्वी झुकी हुई क्यों है, पृथ्वी ध्रुव पर चपटी क्यों है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर क्यों लगाता है, हमारी पृथ्वी पर बहुत सारे उल्का पिंड गिरे हुए हैं। ये हमारी जो है पृथ्वी है, बहुत सारे उल्का पिंड गिरे हुए हैं, लेकिन जो चंद्रमा है ये कभी पृथ्वी पर गिरता नहीं है। उल्का पिंड छोटे छोटे बहुत सारे गिर गए, डायनासोर के काल में भी उल्का पिंड गिरा और क्या हुआ, डायनासोर का अंत हो गया, लेकिन कभी चंद्रमा गिरता नहीं है। क्यों? ये जो पृथ्वी है कभी नीचे नहीं गिरता है। उन सब के बारे में भी मैंने बताया। और बहुत सारे जो बच्चे जिनको मालूम है कि पृथ्वी गोल है, जियोइड है, ये सारी चीजें हैं, उनको भी ये कॉन्सेप्ट नहीं मालूम था। तो कहने का निष्कर्ष मेरा ये है कि जो बच्चा एकदम जीरो है, वो गोल मटोल है, जिसको कुछ नहीं आता और जिसको लगता है कि मुझे बेसी चीजें मालूम है कि अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है, अक्षांश देशांतरों में अंतर क्या होता है, इनका कार्य क्या होता है, मालूम है, लेकिन उनसे संबंधी भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट को मैं बताऊंगा। दूसरी बात, देखिए जो ज्ञान है वो पहला तो एक बात जानिए अनंत है, और दूसरा ज्ञान की भी अपनी सीमा है, दोनों है। ज्ञान अनंत है और ज्ञान की भी अपनी सीमा है। कुछ ऐसे टॉपिक होंगे, कुछ ऐसे विषय हैं जिसमें आप पढ़ते जाओ, वो टॉपिक खत्म नहीं होने वाला है। और कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर विज्ञान की अपनी सीमा है, ज्ञान की अपनी सीमा है। जो हमारा ब्रह्मांड है, जो हमारी पृथ्वी है, वैज्ञानिकों ने अब तक जितना पढ़ा, जितना सुना, जितना देखा, जितना जाना, वो कुल ब्रह्मांड का मात्र केवल 4% है। अब तक हमने जितना भी ब्रह्मांड में पढ़ा, सुना, जाना, हमारे इस विज्ञान ने, हमारे इस मानव समाज ने, वो केवल 4%, 96% तुमको मालूम नहीं है। तो ज्ञान की भी अपनी एक सीमा है। तो मैं कुल मिला जुला कर ये आपसे कहना चाहता हूँ, जिनको भूगोल में आता है वो थोड़ा हमारे साथ सहयोग दें, और जिनको बिल्कुल नहीं आता वो बिल्कुल घबराए ना, डरे ना। उनको इधर हम बेसिक से चीज़ों को हम लेकर चलेंगे, ठीक है। और एक बात आवश्यक सूचना मैं आपको दे दूं, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि आप तो पास तो डिजिटल बोर्ड है नहीं, आप केवल लिखते हो, हम नोट नहीं कर पाते हैं। तो इसका मेरे पास दो समाधान है।
पहला समाधान यह है कि जो हमारा ओमकार मौर्य क्लासेस टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर हम बाकायदा पीडीएफ पीपीटी दोनों देते हैं, जिसमें फिगर के साथ होता है, बाकायदा चित्र के साथ होता है, प्रश्नों उत्तर के साथ होता है, जिसमें आपको कोई भी चीज़ पढ़कर या अगर आप क्लास लेते हैं, क्लास लेने के बाद यदि आप पीडीएफ को पढ़ते हैं तो कोई भी परेशानी नहीं आएगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। तो उनके बच्चों के लिए जो समस्या होती है कंटेंट कहाँ से मिले, कौन सी किताब पढ़े, कहाँ से पढ़े, उनके लिए टेलीग्राम पर वह सामग्री आपको दे दी जाती है। दूसरा, जो बच्चे इच्छुक होते हैं कि बोर्ड पर से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनको नोट डाउन करने के लिए, तो उनको मैं समय देता हूँ स्क्रीनशॉट लेने के लिए कि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए, कल हमारी जो क्लास थी जहाँ पर समाप्त हुआ था, जहाँ पर खत्म हुआ था, वहाँ से इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और स्टार्ट करने से पहले इसको जो है मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो मुख्य रूप से यही जो टॉपिक है अक्षांश और देशांतर पर, इस पर हम केंद्रित रहेंगे। अब देखिए, बहुत सारे बच्चे को सवाल होता है कि अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है। मैं कहता हूँ वो क्या होता है, इससे ज़्यादा जरूरी ये होता है कि क्यों, उसका महत्व क्या है, वो जरूरी क्यों है। कोई चीज़ है यानी कि ये क्या है, उससे ज़्यादा हम ये जाने वो चीज़ क्यों है, उसका महत्व क्या है। ये क्या है ये जानने से बेहतर हमें इसकी जाने ये क्यों है और इसका महत्व क्या है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अक्षांश और देशांतर की ये क्या है पहला, तो दूसरा इसका जरूरत क्या क्यों है या महत्व क्या है, इसको समझते हैं। देखिए, ये हमारी जो कि पृथ्वी है, ठीक, तो ये क्या है, ये हमारी पृथ्वी है। ओके, अब जो कि पृथ्वी है, अगर हमें इस पृथ्वी पर पर्वत किधर है, पठार किधर है, मरुस्थल किधर है, मरुस्थल है रेगिस्तान। और मरुस्थल का मतलब जरूरी नहीं कि रेगिस्तानी होता है, मरुस्थल का मतलब ऐसे प्रदेश से भी हो सकता है जहाँ पर बर्फ ही बर्फ हो, जहाँ पर आपको बर्फ ही बर्फ दिखे उसको भी मरुस्थल कहते हैं। रेगिस्तान जरूरी नहीं कि रेत का भी हो सकता है, रेगिस्तान बर्फ का भी हो सकता है। बच्चों को मन में रखता है कि रेगिस्तान यानी रेत, क्योंकि रेत से रेगिस्तान, रेत से रेत, रेगिस्तान बर्फ का भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर हमें पृथ्वी पर कहीं पर पर्वतों का, पठारों का, नदियों का, झरनों का, किसी देश का, किसी क्षेत्र का है, यदि हमें स्थिति देखनी हो कि ये पृथ्वी पर कहाँ पर हो, पृथ्वी पर कहाँ पर है, तो उसके लिए हमें अक्षांश और देशांतर की जरूरत पड़ेगी। अक्षांश देशांतर क्या है मैं इसको बताता हूँ, पहले जान लें ये है क्यों। तो पृथ्वी पर कहीं पर पर्वत, पठार, नदी, मरुस्थल, झील, देश, जलवायु, जंगल, किसी का भी अध्ययन करना है या किसी को भी जानना है असल में पृथ्वी पर कहाँ है, इसके लिए हमको क्या अक्षांश और देशांतरों का अध्ययन करना पड़ेगा। अब मैंने इसमें दो तीन शब्दों का मैंने नए शब्दों का मैंने उपयोग किया है, बच्चे इस पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होंगे। दो शब्द का मैंने प्रयोग किया है या तीन कह लें। एक मैंने पर्वत और पठार शब्द का मैंने उपयोग किया है, दूसरा मैंने जलवायु का शब्द का प्रयोग किया है। और बच्चे बहुत परेशानी में आते हैं कि पर्वत पठार क्या होता है, और क्या होता है ना बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा पूर्वाग्रह होता है। पूर्वाग्रह समझते हैं, जैसे मैं कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। ये कहानी आप लोगों ने बहुत बार सुनी होगी। देखिए, इस कहानी में होता क्या है कि एक हाथी रहता है और 5 अंधे रहते हैं। तो हमारा ये 5 अंधों को लेना नहीं है, क्योंकि मैं अपनी बात 2 अंधे यानी जो 2 नेत्रहीन व्यक्ति हैं उनके माध्यम से मैं अपनी बात कर सकता हूँ। तो कहानी तो वैसे तो 5 नेत्रहीन व्यक्ति हैं, 5 अंधे हैं जिनको कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन मैं अपनी बात केवल 2 नेत्रहीन व्यक्तियों से ही कर सकता हूँ। तो हम 2 को ही लेते हैं, 3 को हटा दे रहे हैं। बाद में मत कीजिए सर कहानी तो 5 अंधे थे, आपने 2 कैसे कहा, 3 कहाँ गए। मैं 2 को ही लेता हूँ, 3 को हटा देता हूँ। एक बार क्या हुआ, 2 अंधे कहीं जा रहे थे और उनको हाथी मिला। एक व्यक्ति ने हाथी के पूंछ को छुआ और पूंछ छूने के बाद उसने सोचा यार हाथी तो सांप जैसा है। एक व्यक्ति ने हाथी के सूंड को छुआ, इस व्यक्ति ने हाथी के सूंड को छुआ और कहा हाथी तो बेलनाकार है। बेलनाकार यानी कुछ इस प्रकार का है, ऐसा बेलनाकार है, बेलनाकार है। और एक दिन भाई वो दोनों मिले, ये व्यक्ति जिसने हाथी का पूंछ छुआ इसने मान लिया कि भाई हाथी तो सांप जैसा है, ये व्यक्ति जिसने हाथी का सूंड छुआ उसने कहा था हाथी तो बेलनाकार है। और दोनों एक दिन एक दूसरे से मिले और कहे भाई मालूम है आज मैंने हाथी छुआ, हाथी तो सांप जैसा है। कहता क्या पागल है, हाथी सांप जैसा कहा, हाथी तो बेलनाकार है। ये कहता नहीं,
हाथी सांप जैसा, ये कहता नहीं हाथी बेलनाकार है, हाथी सांप जैसा, हाथी बेलनाकार है, हाथी सांप जैसा, हाथी बेलनाकार है, नहीं हाथी सांप जैसा है, बेलनाकार है। दोनों आपस में लड़ रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, हाथी सांप जैसा है कि बेलनाकार है? इसका एक ही जवाब है, आंशिक रूप से ये बात सही है कि हाथी सांप जैसा है, आंशिक रूप से ये भी सही है। आंशिक मतलब कुछ चीजें सही है, कुछ चीजें गलत है। आंशिक रूप से कुछ चीजें सही है, कुछ चीजें गलत है। कुछ तो आंशिक रूप से ये सही है कि हाथी कैसा सांप जैसा है। आंशिक रूप से ये भी सही है क्या कि हाथी कैसा बेलनाकार है। दोनों सही है, तो गलत कहाँ पर है? इस व्यक्ति ने जब हाथी को पूंछ को छुआ और पूंछ को छूने के बाद उसने अंततः मान लिया कि हाथी तो सांप जैसा है, उसने अपने दिमाग में जरा भी जगह नहीं छोड़ा। क्या पता हाथी का कोई और भाग होगा, क्या पता हाथी को कोई और संरचना हो सकता है, क्या पता हाथी को कोई और अंग हो सकता है, लेकिन उतने को छूकर उसने मान लिया कि पूरा हाथी उसी जैसा है। दूसरे वाले ने भी, जिसने सूंड छुआ, उसने भी मान लिया सूंड छूने के बाद कि पूरा हाथी बेलनाकार ही है। उसने भी अपने दिमाग में से जगह नहीं छोड़ा कि हाथी का कोई और अंग हो सकता है, नाक, पैर, पीठ हो सकता है, सर हो सकता है, जगह बिल्कुल नहीं छोड़ा। तो यही होता है पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह क्या होता है कि हम अपने समाज में किसी चीज के बारे में, किसी क्षेत्र के बारे में, हमको बस ना किसी क्षेत्र के बारे में हमको बस मान लीजिए क्षेत्र है तो हमको केवल इतना मालूम है, इतना मालूम है, इतना मालूम होते ही इतना हमने मालूम है, इतना पढ़ा है, इतना सुना है और इतना देखा है, और इतने के आधार पर मान लेते हैं कि पूरा ऐसा ही होगा। क्या पता पूरा ऐसा ना हो तो इसी को बोलते हैं पूर्वाग्रह, कि थोड़ा सा हमने जान लिया, थोड़ा सा हमने सुन लिया और इसी आधार पे हम पहले से सोच बैठते हैं तो ऐसा ही है। तो पूर्वाग्रह का मतलब पहले की सोच जो सही नहीं हो सकती। तो बहुत सारे बच्चे पूर्वाग्रही होते हैं, पहले से मान के बैठते हैं कि यार पर्वत तो पठार एक ही है। क्या अंतर है? पर्वत तो पठार एक ही है। बहुत सारे बच्चे भूगोल में मान सकते हैं कि तालाब झील में क्या अंतर है, तालाब तो झील तो एक ही जैसा होता है, मान बैठते हैं। तो पूर्वाग्रह यहाँ पर बच्चों का होता है, तो वो ज़्यादा जरूरी है कि उन पूर्वाग्रहों को दूर किया जाए। तो पहले मैं इन 3 शब्दों को मैं व्याख्या कर दूं कि पर्वत, पठार और जलवायु में अंतर क्या होता है। फिर उसके बाद हम धीरे धीरे अक्षांशों देशांतरों के बारे में हम चलेंगे। और फिर मैं बात कर रहा हूँ वो बच्चे जिनको आता है ना, थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। आप लोगों को आता है तो आप लोग भाग जाता है अक्षांश देशांतर तो पढ़ लिए, कौन जा रहा है टाइम पास करने, नहीं यार। मैं आप लोग के लिए कुछ ऐसी चीज़ें लाता हूँ, हो सकता है कि आप उसके बारे में आप नहीं जानते हो, तो देख लेना क्या जाता है। 5 मिनट देखने से यदि कुछ 5 पॉइंट नहीं पता चलती है ना तो बेहतर, क्योंकि जब भी मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ मैं मान चाहता हूँ कि मेरे पास वो भी बच्चे आएंगे जिनको ये अक्षांश देशांतर पूरा मालूम है। कुछ बच्चे ऐसे उनको अक्षांश देशांतर के बारे में मालूम होता है, कहते हैं रुको मैं बताता हूँ। उनसे किसी देश के बारे में पूछ दो तो इतने भूगोल पढ़े हुए हैं कि वो देश नहीं, वो बताते हैं कि रुको हम बताते हैं कि ये देश है, उस देश के बगल में पड़ोस का देश है, वो जिला है, वो राजधानी है, और राजधानी के बगल में एक नाला है, उस नाले की लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है। भूगोल इस तरह के भी बच्चे पढ़े हुए हैं, इतनी उनकी जानकारी होती है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि जो टॉपिक मैं पढ़ाऊँ उसमें अगर कोई नया बच्चा है या जिसको भूगोल में कुछ मालूम हो तो कुछ नई चीज़ें मालूम होकर जाए, ठीक है। तो देखिए, तो अपने बात पे मैं आता हूँ पर्वतों और पठारों पर। पहले मैं इसको इरेज कर दूं, उसके बाद मैं आपको पर्वत और पठारों और जलवायु अंतर बताता हूँ। देखिए पर्वत और पठार में क्या अंतर होता है। देखिए जो पर्वत होता है वो कुछ इस तरीके की संरचना वाला होता है। जो पर्वत होता है कुछ इस तरीके से ऐसा संरचना होता है, असंरचना। जो पर्वत होता है कुछ इस तरह का आपको दिखने का, यानी शंकुनुमा देखने को मिलेगा, ये कह लो बड्डे बाय की जो टोपी होती है उसकी तरह ये होता है। लेकिन ये केवल बर्थडे बॉय की टोपी की तरह नहीं होता है कि जब टोपी की तरह दिख गया तो पर्वत ही बोल देंगे, नहीं। और भी इसके अंदर कुछ चीजें होती हैं। यदि आपको कोई चित्र में, कोई फोटो में यदि इस तरह की अगर आकृति वाला कोई संरचना अगर दिखे और उसकी ऊंचाई यदि आपको 4000 मीटर से यदि अधिक आपको दिखे, यानी कोई ऐसी संरचना जो शंकुनुमा आकार का हो और जिसकी ऊंचाई 4000 मीटर से अधिक हो, तो ये क्या है? पर्वत। क्या है? इसको पर्वत बोलेंगे। पठार क्या होता है? जो पठार होता है
वो इस तरह से होता है। अब ये तो बोलोगे ये क्या बना दिया, मजाक चल रहा है क्या? जो पर्वत होता है वो इस तरह का संरचना होता है, यानी उसकी जो ढाल होती है ना वो सपाट होती है, सपाट आमतौर पर ऐसा सपाट होता है। और इसकी जो अधिकतम ऊंचाई होती है, आप तिब्बत का पठार ले लो, सबसे पुराना पठार है, उसकी अधिकतम ऊंचाई 4000 मीटर तक होती है। एनसीईआरटी के अनुसार मैं बता रहा हूँ, एनसीईआरटी क्लास 9th 11th का पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी के अनुसार 4000 है। तो इसकी अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? 4000 मीटर होती है। यदि कोई ऐसी संरचना मिले जिसकी ऊंचाई अधिकतम 4000 मीटर हो और इस तरह की संरचना होती, इसको हम पठार कहेंगे, पठार कहेंगे। अब बहुत सारा बच्चों को दिक्कत होता है कि मान लीजिए अगर ऐसी कोई संरचना मिल जाए इस तरीके से और इसकी ऊंचाई मान लीजिए 3000 मीटर है, 3000 मीटर है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको पर्वत बोलेंगे कि पठार बोलेंगे? पठार बोलेंगे। क्यों? ये तो ऐसा है ही नहीं कुर्सी मेजनुमा, ऐसा तो है नहीं। तो ऐसा नहीं है मेरे लालियो, 3000 मीटर तो है। अगर 3000 मीटर है तो समझता है पठार है। ठीक है, 3000 मीटर है तो हमने पठार, क्योंकि 4000 मीटर से कम होनी चाहिए ऊंचाई, तो उसको हम पठार कहेंगे। लेकिन इसकी संरचना तो ऐसी है बड्डे बॉय सोंक्यू की तरह। तो ये बड्डे बॉय सोंक्यू की तरह ऐसी है कि जब पठार ऐसा रहता है ना आपका, तो बारिश होता है, धूप होता है, तो धीरे धीरे इन पर्वतों का क्या होता है? घर्षण होता है, ऐसे टूटते रहते हैं, टूटते रहते हैं। और टूटने के बाद क्या होता है? कुछ इस तरह से, इस तरह टूटते टूटते ये भी क्या होता है? ऐसे बन जाते हैं। फिर टूटते टूटते एक समय बाद क्या होता है? इस तरीके से आपका ये बन जाता है, घर्षण की वजह, धूप की वजह से, पर्वतों की वजह से, बारिश की वजह से ऐसा हो जाता है। तो एक बात याद रखिएगा, जो पर्वत होंगे उनकी ऊंचाई 4000 मीटर से अधिक होगी। यदि आपको ऐसी संरचना देखने को मिले 4000 मीटर से अधिक देखने मिले, तब चिल्ला दोगे भाई पर्वत है। पठार क्या है? पठार का क्या है? पठार का यही है, जो पठार होगा उसकी जो सत होगी वो ऐसा सपाट होगी, ऐसा सपाट होगी, ऐसा सपाट होगी, इस तरह के सपाट होगी। और इसकी ऊंचाई 4000 मीटर से अधिक नहीं होगी, इससे कम ही होगी। लेकिन कभी काल क्या होता है कि बारिश की वजह से धीरे धीरे चीजें कटती रहती है, ऐसा ऐसा चीजें कटती रहेंगी, करती रहेंगी, करती रहेंगी, करती रहेंगी, ऐसा करती रहेंगी, करती रहेंगी। और कटने के बाद ये कट के तो सारी चीजें बह जा रही हैं। अब बह जाने के बाद केवल यही इतना चीज बचता है, केवल ये इतना चीज बचा और इधर से ये कट के निकल गया। तो अब ये कैसा हो गया? ऐसा हो गया। तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 4000 मीटर से कम है। मान लीजिए इसकी ऊंचाई कितनी है? 3000 मीटर है। तो क्या कहोगे? ये पठार है। तो पठार का आकृति तो एक तो ऐसे होती है इस तरीके से, लेकिन आपको बहुत सारे ऐसे पठार देखने को मिलेंगे जिनकी आकृति शंकुनुमा होगी, शंकुनुमा होगी। लेकिन वो पुराने पठार हो गए, पुराने पठार हो गए तो उनको आकृति शंकुनुमा, जो बादल, वर्षा से, धूप से, घर्षण से ऐसे हो जाते हैं, लेकिन उनकी हाइट 4000 मीटर से अधिक नहीं होगी। ठीक है, तो ये पर्वत पठार में अंतर होता है। अब देखिए एक बात मैं आपको और बताता हूँ, ये तो पर्वत पठार हो गया। दूसरा मैंने जलवायु का शब्द का उल्लेख किया, जलवायु, जलवायु, मैंने जलवायु का उल्लेख किया। अब जलवायु क्या होता है और मौसम क्या होता है? मौसम, जलवायु मौसम क्या होता है? देखिए जलवायु क्या होता है, मैं व्यवहारिक भाषा में बताता हूँ। देखिए किसी क्षेत्र में यदि आप 35 वर्ष में किसी क्षेत्र, मतलब जैसे अपना यूपी ले लीजिए, भारत को नहीं लेते हैं बहुत बड़ा, हम यूपी को ले लेते हैं। अब भारत को भी ले सकते हो, हम अपना उत्तर प्रदेश को ले लेते हैं। मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश ये आपका है और हमने क्या किया है कि उत्तर प्रदेश में यानी किसी क्षेत्र में 35 वर्ष, यानी हमने क्या किया, किसी क्षेत्र में मान लो हमने उत्तर प्रदेश लिया। अब उत्तर प्रदेश में पिछले 35 वर्ष में हम क्या कर रहे हैं, हम मेजरमेंट कर रहे हैं कि पिछले 35 साल में कितना धूप हुआ, कितना बारिश हुआ, कितनी गर्मी पड़ी, कितनी ठंडी पड़ी, शीत गिरा कि नहीं गिरा, बारिश कैसा हुआ, मूसलाधार हुआ कि बूंदाबांदी हुआ, लू चला कि नहीं चला। अगर इन 35 वर्ष का अध्ययन करेंगे और अध्ययन करने के बाद हमको पता चलेगा कि पिछले 35 साल से जो वर्षा है उसमें क्या कमी आई, जो गर्मी आई, जो गर्मी का मौसम आया वो बढ़ा, जो ठंड का मौसम आया, ठंड का मौसम उसमें वृद्धि हुई।
तो 35 वर्ष का जब नापोगे कि 35 साल में कितना ठंडी पड़ा, कितना गर्मी पड़ा, कितना बरसात पड़ा, कितना शीत गिरा, कितना लू चला, इन सबका जो 35 साल में जो अध्ययन करोगे उसके बाद एक निष्कर्ष निकाला जाता है, देखा जाता है कि 35 साल में ठंडी कितना पड़ा, गर्मी कितना पड़ा, ठंड कितना पड़ा, गर्मी कितना पड़ा, वर्षा कितना हुआ, इसको क्या देखा जाता है। और देखने के बाद फिर हम ये निकालते हैं कि क्या चीज ज्यादा हुआ, तो पता चला गर्मी ज्यादा हुआ, ठंडी ज्यादा हुआ, फिर हम कहेंगे कि जलवायु हमारा बदल रहा है। जलवायु कैसा हो रहा है, गर्म हो रहा है। जलवायु यहाँ कैसा है कि गर्म और शीत जलवायु है। हम ये नहीं कहेंगे कि यहाँ का जलवायु ऐसा है कि वर्षा होता है। तो जलवायु का मतलब किसी भी क्षेत्र में 35 साल में मौसमों को नापी गई अनुपात कि 35 साल में कितना ठंडी पड़ा, गर्मी पड़ा, बरसात पड़ा, जो भी मौसम कितना पड़ा, कौन घटा, कौन बढ़ा, कौन सा मौसम ज्यादा हुआ, कौन सा मौसम कम आया, उसके आधार पर निकालते हैं कि जलवायु बदल रहा है, कि बारिश ज्यादा हो रही है, ठंडी धूप कम हो रही है तो जलवायु बदल रहा है, बारिश कम हो रही है, गर्मी ज्यादा पड़ रही है, ठंड कम पड़ रही है तो कहेंगे जलवायु बदल रहा है, गर्मी ज्यादा पड़ रही है, इसको बोलते हैं जलवायु। और मौसम तो मालूम है कि मौसम की तरह बदलना जाना गाना है। मौसम तो हर दिन पर दिन में बदल सकता है। सुबह धूप है, रात को बारिश हो गई, 4 दिन से बारिश हो बोल रहे हैं मौसम तो बदल गया। मौसम क्या है, लेकिन औसतन भारत में 3 मौसम मानते हैं, ठीक है। अब चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक पे इधर उधर ना भटके, क्योंकि मैंने कहा ना कि जब देखिए मेरी एक आदत है, जब मैं कोई टॉपिक को जब मैं पढ़ाता हूँ ना, तो जो शब्द मैं बोलता हूँ उस शब्द की मैं व्याख्या करते हुए चलता हूँ। नहीं तो पता चला मैंने पठार पर्वत जलवायु को बोल दिया और बच्चों को जो उसको मालूम नहीं कि पठार क्या होता है, जलवायु क्या होता है, और वो सर पटक रहा है, तो बच्चों को समझ नहीं आती है। तो चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। तो मैं क्या पढ़ा था कि हमारी जो ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर यदि हमको नापना है, पर्वतों को देखना है कि कहाँ पर पर्वत है, कहाँ पठार है, कहीं पर हमको जलवायु का अध्ययन करना है, कहीं पर जंगलों को जानना है, कहीं पर हमको मरुस्थलों को देखना है। मरुस्थल रेत भी हो सकता है, मरुस्थल बर्फ भी हो सकता है, ठीक है। तो हमको इसको अगर देखना है तो इसको हमको जानना है, तो कैसे जान पाएंगे, नहीं जान पाएंगे। अगर मान लीजिए कोई पे यहाँ पर खड़ा हुआ है, कोई व्यक्ति जो है ए नाम का यहाँ पर है, और आपको बताता है कि भाई मैं इधर हूँ आजा, तो आप चले जाओगे, नहीं चल जाओगे। पूछोगे ना भाई तू ये उधर खड़ा है, तो किधर खड़ा है, आजा किधर आए। तो आप क्या करोगे, पहले तो उसको दिशा पूछोगे किधर है, ऊपर है नीचे है किधर है, तो वो कहेगा मैं ऊपर हूँ। ऊपर यानी उत्तर दिशा में हूँ, उत्तर दिशा में हूँ। फिर पूछोगे ना कि किधर हो भाई, तुम जो पश्चिम में है कि पूर्व में है, तो कहेगा ना भाई मैं पूरब में हूँ। तो दिशा की जरूरत पड़ी। कहने का मतलब पृथ्वी पर जलवायु का, जंगल का, वनस्पति, इन सब का अध्ययन करने के लिए ये पहले बहुत कठिन होता था। तो इसके लिए पृथ्वी इन सब का अध्ययन करने के लिए हमको एक गणितज्ञ मापक की जरूरत है, हमको एक गणितज्ञ मेजरमेंट की जरूरत है, जिसके माध्यम से हम इस पूरे पृथ्वी के हर क्षेत्र का हम अध्ययन कर सके कि पृथ्वी का इस क्षेत्र का जलवायु कैसा है, तो पृथ्वी का इस क्षेत्र का जलवायु कैसा है, तो पृथ्वी का इस क्षेत्र का जलवायु कैसा है, इस क्षेत्र का कैसा है, या इस क्षेत्र का इतना का जलवायु कैसा है, या पृथ्वी का इस क्षेत्र का जलवायु कैसा है, या पृथ्वी का इस क्षेत्र में मौसम कैसा होता है, पेड़ कितने, पौधे कितना है, रेगिस्तान कितना है, हम कैसे अध्ययन कर पाएंगे। ये देशांतर और अक्षांश हमारा मदद करता है उसके अध्ययन में, उसको समझने में। तो इसलिए इन देशांतरों और अक्षांशों को पहले तो बनाया गया अध्ययन करने के लिए पृथ्वी का, ठीक है। तो समझते हैं अब एक एक करके। देखिए अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग बोर नहीं हो रहे होंगे, आप मेरी बात जरा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए यह हमारी पृथ्वी है। अब संभव नहीं है कितने बड़ी पृथ्वी का एक साथ अध्ययन कर सकें, इसलिए हमने पृथ्वी को क्या किया, हमने 2 बराबर भागों में हमने बांट लिया। जो कोई बांटा तो ऐसा ना कि भारत पाकिस्तान के हमने सीमा लगा दिया, बाड़ा लगा दिया, दीवार खड़ा कर दिया, ऐसा हमने कुछ नहीं किया। हमने कल्पना कर लिया कि चलो भाई ये पृथ्वी है, इस देश के इस शहर से, इस गली से, इस मोहल्ले से ये इधर का क्षेत्र हुआ, वह उधर का क्षेत्र हुआ, ये उधर का क्षेत्र, इधर का क्षेत्र का मतलब क्या, हमने 2 भागों में हमने बांट लिया। तो जो कि ये क्या, ये मात्र जो हमने बांटा है ये मात्र एक कल्पना है, कल्पना है। वास्तव में ऐसे कोई दीवार या बाउंड्री या कोई सेना नहीं रखी गई है, कोई तार नहीं लगाए हैं, मात्र एक कल्पना है। तो कल्पना है, इसलिए इस रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, काल्पनिक, काल्पनिक, काल्पनिक रेखा बोलते हैं। इसको क्या हम काल्पनिक रेखा बोलते हैं। अब ये जो रेखा है ना, ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। क्या करती है, पृथ्वी को 2 बराबर भाग में बांटती है। तो पृथ्वी को हम क्या, हम भूमि बोलते हैं, भूमि बोलते हैं। अब भूमि को भू लिख सकते हैं, भू लिख सकते हैं।
अब पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, तो बराबर भागों का हम मध्य लिख सकते हैं, मध्य यानी बराबर लिख सकते हैं। और क्या बांटती है, एक रेखा है बांटती है, तो रेखा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो क्या हुआ, भूमध्य रेखा। तो इसका एक और प्रचलित नाम है, वह है भूमध्य रेखा, यानी भूमि को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा, भूमध्य रेखा। अब आपको बड़ा अजीब टाइप लगेगा, यार कैसा कैसा नाम लोग रखते हैं, कोई काल्पनिक रेखा रख रहा है, कोई भूमध्य रेखा रखा है, क्या विज्ञान में इसके लिए कोई नाम नहीं है? अरे विज्ञान पढ़ते हो तो आम को भी उसको वैज्ञानिक नाम दिया गया है, मानव को भी वैज्ञानिक नाम दिया गया है, इसका कोई वैज्ञानिक नाम नहीं है? कोई भूगोल विज्ञान ने कुछ नाम नहीं दिया? नाम दिया, क्या नाम दिया? हिंदी में उसको बोलते हैं विषुवत वृत्त, हिंदी में इसको बोलते हैं विषुवत वृत्त। अब आप लोग को लग रहा है मास्टर बड़ा अजीब है, दिमाग उसका खराब हो गया, क्या लिख रहा है यहाँ पर? जो है मास्टर ने रेखा लिखा, यहाँ पर मास्टर ने रेखा लिखा, यहाँ पर वृत्त लिख रहा है। रेखा वृत्त ये क्या कर रहा है? ये जो है रेखा है, ये वृत्त है। रेखा तो वृत्त तो अंतर हुआ, तो जब यहाँ पर आपने रेखा लिखा, यहाँ पर रेखा लिखा, तो यहाँ पर वृत्त क्यों लिखा? यहाँ पर भी तो रेखा होना चाहिए। तो देखो ऐसा है कि जो हमारी ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी कैसी है? मान लीजिए पृथ्वी, मान लीजिए गोल है। अगर पृथ्वी गोल है, तो अगर इस गोल पृथ्वी को यदि आप कोई रेखा खींचोगे, ऐसा रेखा खींचोगे, ऐसा ऐसा, मान लीजिए यहाँ से हम रेखा खींचना स्टार्ट करते हैं, और अब ऐसा रेखा खींच रहे हैं, रेखा खींच रहे हैं, रेखा खींच रहे हैं, फिर वापस जो इधर ही आकर हम मिला दे रहे हैं। अब आके वापस इधर ही मिला दिए, तो ये क्या बना? वृत्त बना। अगर ये पृथ्वी गोल है, अगर इसके चारों ओर अगर हम रेखा ऐसा खींच रहे हैं, ऐसा, फिर वापस इधर ही आके इसको मिला दे रहे हैं, तो ये क्या, ये रेखा बना कि वृत्त बना? वृत्त बन गया, क्योंकि पृथ्वी गोल है, चारों हमने रेखा खींचा, तो ये क्या बन गया? वृत्त बन गया। इस वजह से इसको वृत्त कहते हैं, विषुवत वृत्त कहते हैं, इसलिए ये वृत्त है, रेखा नहीं। इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो ये जो इसको बोलते हैं वैज्ञानिक भाषा में विषुवत वृत्त, यानी इक्वेटर, विषुवत इसको वृत्त बोलते हैं। अब ये जो विषुवत वृत्त है, ये क्या करता है? ये पृथ्वी को क्या करता है? पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है। क्या करता है? पृथ्वी को क्या करता है? दो बराबर भागों में बांटता है। जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको बोलते हैं उत्तरी, उत्तरी गोलार्ध, इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। जो नीचे वाला हिस्सा, अब इसको सवाल होता है इसको उत्तरी गोलार्ध क्यों बोलते हैं भाई? क्योंकि उत्तर में है, उत्तरी गोलार्ध बोल दिया। नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं दक्षिणी, दक्षिणी गोलार्ध, नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो दो भागों में बटा, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब ये जो रेखा है, ये वाली रेखा, ये रेखा, ये रेखा, ये वाली रेखा, इसको हम 0 डिग्री मानते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम 0 डिग्री हम मान लिए, क्योंकि आपका पूरा पृथ्वी एक वृत्त है, तो हमने इसको क्या 0 डिग्री मान लिया कि ये 0 डिग्री की क्या रेखा है। अब ये जो 0 डिग्री रेखा है, इसको तो हमने विषुवत वृत्त कर लिया, लेकिन हमने जो रेखा खींचा, इसी रेखा को हम बोलते हैं अक्षांश रेखा बोलते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, यही विषुवत वृत्त आपका अक्षांश रेखा है। तो हमने 0 डिग्री पे खींचा, ठीक है। अब पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे और बताता हूँ। पहले आप ले लीजिए, क्योंकि मुझे इस चीज़ों को इरेज करना पड़ेगा, ठीक है, मुझे चीज़ों को इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, पहले मैं इसको इरेज करके अब बताता हूँ। देखिए देखिए, ये देखिए, एक सेकेंड, मैं वृत्त अच्छे से आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। अब ये समझ लिए क्या है, ये आपकी पृथ्वी है। अब ये आपने रेखा खींच दी, ये आपकी 0 डिग्री है, ये आपकी विषुवत वृत्त है,
इसी को भूमध्य रेखा बोलेंगे, इसी को काल्पनिक रेखा बोलेंगे। और यही आपकी क्या अक्षांश रेखा है। तो 0 डिग्री वैसे अक्षांश रेखा है। वैसे हमने कई सारे अक्षांश रेखा खींचा है, जैसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा, फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री। ऐसे करते करते हम यहाँ पर आते हैं, कितना आता है, हम यहाँ पर आते हैं 89 डिग्री। यहाँ पर हम आते हैं 89 डिग्री, ये हमारा रेखा है 89 डिग्री की रेखा है। फिर बाद में जब सबसे ऊपर आते हैं तो यहाँ पर केवल एक बिंदु बचता है, जिसको हम अक्षांश बिंदु बोलते हैं, अक्षांश बिंदु। अब सवाल होता है 89 अक्षांश रेखा है, ऊपर वाले को हमने बिंदु क्यों कहा। जैसे ये मान लीजिए ये एक बिंदु है, अब ये एक बिंदु है, इन दोनों बिंदु को मिलाओगे तभी तो रेखा होगा। अब इन दोनों बिंदु को हमने मिलाया तो क्या हुआ, रेखा हुआ, रेखा हुआ। अब मान लीजिए एक ही बिंदु है, अब एक ही बिंदु है, लो भाई रेखा खींचो, कहाँ रेखा खींचोगे। अब इसको ऐसा रेखा अगर खींच भी दिए तो यहाँ पर आए तो ये बिंदु नहीं है, ये भी होगा, तो रेखा कहाँ हुआ। तो रेखा खींचने के लिए आपको 2 बिंदु चाहिए, एक बिंदु से कभी रेखा नहीं खींची जा सकती। कभी भी रेखा खींचोगे तो 2 बिंदु चाहिए। तो यहाँ पर ऊपर जाते जाते एक ही बिंदु मिल जाता। अब इसको कहाँ पर खींचोगे रेखा, बताओ। तो ऊपर क्या है, 89 अक्षांश रेखा है, अक्षांश अक्षांश रेखा है। ठीक नीचे भी आपका ऐसा 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30, 40, 50, 60, 70 ऐसे करते हुए यहाँ पर भी आपका 89 अक्षांश रेखा, ठीक है। 89 आपका अक्षांश रेखा हो गया। अब देखिए, अब इतने, अब ये भी आपका 0 डिग्री, ये भी अक्षांश रेखा है, लेकिन इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हमने नामकरण किया है भूमध्य रेखा, विषुवत, काल्पनिक रेखा। बताइए, ऊपर भी इतने सारे अक्षांश रेखा है, नीचे भी इतनी अक्षांश रेखा है, टोटल आपके ये 89 आपका जो है, आपके कितना, आपका टोटल 88 अक्षांश रेखा हो जा रहा है। फिर ये 0 डिग्री का आपका एक अक्षांश रेखा, टोटल आपके 189 आपके अक्षांश रेखा हो जा रहे हैं। मतलब जब आपके टोटल 189 अक्षांश रेखा हो जा रहा है, तो क्या इन सभी अक्षांश रेखाओं का हम नामकरण कर सकते। चलो 0 डिग्री था, उसका नामकरण कर लिया विषुववृत्त, बाकी सबका नामकरण कर सकते हैं, बाकी सबका नामकरण नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। हम 1 डिग्री का नहीं कर सकते, 2 डिग्री का नहीं कर सकते, बस हमने कहा 1 डिग्री अक्षांश रेखा, 2 डिग्री अक्षांश रेखा, 3 डिग्री अक्षांश रेखा। लेकिन कुछ ऐसे अक्षांश रेखा हैं जिनका हमने नामकरण किया है। कौन किसका किया उसको बताता हूँ। देखो हमने क्या किया है, यहाँ पर एक अक्षांश रेखा है, यहाँ पर एक अक्षांश रेखा है, यहाँ पर क्या एक अक्षांश रेखा है, यहाँ पर क्या एक अक्षांश रेखा है जो आपका 23.5 डिग्री, ये क्या आपका उत्तर में है। फिर नीचे भी आपका क्या 23.5 डिग्री जो है आपका, जो है 23.5 डिग्री क्या आपका जो है, आपका क्या है 23.5 डिग्री जो है आपका, जो है इधर देखिए, इसको थोड़ा सा ऐसा लाइन अप कर दीजिए। तो इधर भी क्या 23.5 डिग्री आपका इधर है दक्षिण में। अब देखिए 23.5 डिग्री हम उत्तर में हमने एक रेखा खींचा, 23.5 डिग्री दक्षिण में हमने रेखा किया। और बहुत सारे बच्चों को मन में 2 सवाल आता है। पहला सवाल ये आता है, यार जब हमने जब रेखा हमने खींची 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री समझ आती है। जब हमने 23.5 डिग्री में अक्षांश रेखा खींचा, इसको हमने बोल दिया कर्क रेखा, कर्क रेखा, इसको बोल दिया हमने मकर रेखा। अब बहुत सारे बच्चों के मन में 2 सवाल आता है। पहला सवाल ये आता है कि भैया जब हमको नामकरण करना था कि ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है, तो 23.5 डिग्री पर क्यों किया। अरे करना था तो चलो भाई 24 डिग्री पर कर देते, करना था तो 25 डिग्री पर कर देते, या करना भी था 23 पर तो 23 डिग्री पर कर देते थे। ये 23.5 डिग्री क्या हुआ, ये 23.5 डिग्री क्या हुआ, ना तो पूरा 23 है, ना तो आधा, ना तो पूरा 24 है, ना तो 23 है, ये 23.5 डिग्री क्यों किया। सवाल ये उठता है कि अगर हमने 23.5 डिग्री को हमने कर्क 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को हमने कर्क रेखा कहा है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के कर अक्षांश रेखा को हमने मकर रेखा कहा है,
तो 23.5 को क्यों कहा? अरे करना था तो 23 को कर देते, 24 को कर देते, 25 को कर देते। 23.5 को क्यों कहा? 23.5 में क्या ऐसा कुछ खास था क्या? क्यों हमने कहा? तो इसके दो कारण हैं। दो कारण क्या है मैं बताता हूँ। पहले इसको मिटा दो, ठीक है, मिटा दो, मिटा देता हूँ, मिटा देता हूँ। ये आपका विषुववृत्त है, ये आपका 23.5 डिग्री, ये आपका 27 डिग्री उत्तर, 27 डिग्री दक्षिण। कर्क रेखा मकर रेखा। तो हमने इसको 27 डिग्री क्यों कहा? ऐसा है, देखो जैसे मैंने बताया, ये 1 डिग्री का, ये 0 डिग्री का अक्षांश है, 1 डिग्री का अक्षांश है, 2 डिग्री का अक्षांश है, 3 डिग्री का अक्षांश है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो ये जो आपको डिग्री तो बड़ा कम दिख रहा है, 1 डिग्री 2 डिग्री, लेकिन दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी होती है ना, वो लगभग 111 किलोमीटर होता है। बताता हूँ, समझो। ये आपका मान लीजिए 3 डिग्री अक्षांश है, ये आपको मान लीजिए 4 डिग्री अक्षांश है, ठीक। तो ये जो 3 डिग्री अक्षांश है, 4 डिग्री अक्षांश है, तो इन दोनों के बीच में जो दूरी होती है, ये कितनी होती है? लगभग 111 किलोमीटर। लगभग कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है, लगभग में होती है। ध्रुव पर जो कि पृथ्वी चपटी है, तो वहां पर ज्यादा होती है। दूसरी बात, दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी होती है, इसको हम कटिबंध कहते हैं। क्या बोलते हैं? कटिबंध बोलते हैं। ये जो दूरी होती है, इसको हम बोलते हैं कटिबंध बोलते हैं। तो दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर। बीच की जो ये अंदर की जो जगह, इसको हम कटिबंध बोलते हैं। तो अब सवाल होता है, हमने 30 से क्यों लिया? 24 ले लेते यार, 30